हेलो गाइस, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू लिटरेरी हार्ट। सो गाइस, आज मैं जो आपको कराने जा रही हूँ वो है द एज ऑफ चौसर। इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुकी हूँ इस पे, एज ऑफ चौसर पे, जिसमें मैंने चौसर के एज के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे उनको डिस्कस किया था, जैसे कि 100 ईयर वॉर, ब्लैक डेथ और पीसेंट रिवोल्ट। वो सब मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। आज जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ इसमें मैं बेसिकली चौसर की एज के जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर हम लाइट थ्रो करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यही मतलब एक टाइम पीरियड आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चौसर के टाइम की बात करें, चौसर का जो टाइम है, जो एज है, उसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या है, 1340 टू लेके 1340 से लेकर 1400, मतलब कि 1340 से लेकर 1400 का जो ये टाइम पीरियड है इसको एज ऑफ चौसर के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि काफ़ी सारी अलग अलग साइट्स पे आपको ये जो डेट्स हैं ये डिफरेंट मिलेंगी। जैसे 1340 की जगह पे काफ़ी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर आपको 1343 भी मिलेगा, और ये 1400 भी थोड़ा चेंज हो सकता है। बट काफ़ी सारे जो ऑथेंटिक जो हमारे पास ऑथेंटिक बुक्स हैं या जो ऑथेंटिक सोर्स हैं उनमें ज़्यादातर आपको यही वाली डेट मिलेगी जो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन की है। जो एक ऑथेंटिक डेट है चौसर एज की वो 1340 से लेकर 1400 तक को ही माना गया है। अब हमें टाइम पीरियड का जब पता चल गया तो मैंने इसमें कुछ एक पॉइंट्स लिखे हैं। मैं उन पॉइंट्स को ही डिस्कस करूंगी आपके सामने। ये जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं सिर्फ ये पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन एंड टर्बुलेंस। तो जो हमारा ये जो एज ऑफ चौसर थी इसमें द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन क्या होता है, परिवर्तन, मतलब कि ट्रांजिशन एग्जैक्टली बोला जाता है अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर, कि चेंजिंग की कोई भी प्रोसेस या कोई भी ऐसी चीज़ जो एक कंडीशन को छोड़कर दूसरी कंडीशन में प्रवेश करती है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। जो चौसर की एज है इसको ट्रांजिशन पीरियड कैसे माना जाता है, किस तरह उसको हम बोलेंगे कि ये एक परिवर्तन वाला टाइम था। उसकी अगर हम बात करें, ये जो चौसर की एज थी यह दो अलग अलग पीरियड का एक मीटिंग ग्राउंड था, दो डाइवर्जेंट पीरियड का इसको एक मीटिंग ग्राउंड बोला जाता है। जैसे कि ओल्ड टाइम हो गया और जो न्यू टाइम हो गया, मिडीवियल और रेनेसा का एक मीटिंग ग्राउंड था एज ऑफ चौसर। इसमें क्या हुआ था, जो मिडल एजेस थी, अभी तक जो स्पिरिट थी मिडल एजेस की, जो उस टाइम पे फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, जो फॉर्म ऑफ राइटिंग यूज़ की जाती थी, या उस टाइम के जितने भी ट्रेंड्स थे अगर हम उनकी हम बात करें तो वो अभी तक पूरी तरह से गए भी नहीं थे, और जो मॉडर्निटी के सीड्स थे वो बीजने शुरू हो गए थे, वो बोने शुरू कर दिए थे। मतलब क्या हुआ कि जो मिडल एजेस थी, मिडल पीरियड एज का जो ट्रेंड्स थे, जो करेक्टरिस्टिक्स थे वो अभी तक पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुए थे, उन पे एंड भी नहीं लगा था, कि जो नए जो रेनेसा थे, जो मॉडर्निटी थी वो धीरे धीरे आनी शुरू हो गई थी। मॉडर्निटी के जो साइन थे वो एज ऑफ चौसर में दिखने शुरू हो गए थे। नेक्स्ट है हमारा टर्बुलेंस, कि पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन आपको मैंने बताया कि किस तरह से, ट्रांजिशन पे मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि इसमें और क्या क्या चेंजेस हुए थे। जैसे जो मिडल इंग्लिश थी, मिडल इंग्लिश में कौन सी लैंग्वेज प्रोमिनेंट थी, जैसे लैटिन लैंग्वेज हो गई, फ्रेंच लैंग्वेजेस हो गई, इन लैंग्वेजेस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। बट जब चौसर एज आई, चौसर एज में आकर इंग्लिश लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज बनाया गया। इंग्लिश लैंग्वेज एक मेन लैंग्वेज उभर कर सामने आई, क्योंकि क्या हुआ था, जो चौसर थे, जो लेगलैंड थे, वाइक्लिफ थे, काफ़ी सारे ऐसे राइटर हुए जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में अपने वर्क्स को लिखना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ा चेंज था। उसके बाद क्या हुआ, टर्बुलेंस। अगर हम टर्बुलेंस की बात करें कि टर्बुलेंस कैसे थी, टर्बुलेंस बोलते किसको है, अशांति को। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टर्म्स एक्सप्लेन की थी। अगर हम उनकी बात करें, 100 ईयर वॉर था, जब कहीं पे भी बैटल होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर अशांति फैलेगी। अब जैसे ब्लैक डेथ थी, ब्लैक डेथ के कारण क्या हुआ था कि
30-40% जो इंग्लैंड की पॉपुलेशन थी वो ख़त्म हो चुकी थी, वो मर चुकी थी, उसके कारण इतनी सारी अशांति फैली हुई थी। थर्ड क्या हुआ था, पीजेंट रिवोल्ट हुआ था। पीजेंट रिवोल्ट के कारण जो किसान थे, जो कॉमन पीपल थे, उन्होंने रिबेल किया, उन्होंने आंदोलन करने शुरू कर दिए। सो उसके कारण भी कितनी अशांति फैली थी। तो इसलिए जो ये चौसर एज है इसको पीरियड ऑफ ट्रांजिशन और टर्बुलेंस बोला जाता है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में है न्यू लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में भी क्लियर किया था, न्यू लैंग्वेज कैसे है, जैसे मिडल एजेस तक अभी तक जो हमारी मेन लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, लैटिन लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज बट इस टाइम में आकर जो चौसर थे उन्होंने एफर्ट्स किए और उन्होंने क्या किया, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, जो कि ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट थी उसको, जो कि एक तरह की इंग्लिश लैंग्वेज थी, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज ही थी बट उसकी अलग अलग डायलेक्ट्स थी। सो चौसर ने आकर क्या किया, जो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट है उसको स्टैंडर्डाइज करना शुरू कर दिया। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में अपने वर्क्स लिखने शुरू कर दिए, जिससे कि क्या हुआ, लेगलैंड ने भी इंग्लिश लैंग्वेज में वर्क लिखे। वाइक्लिफ थे, जो वाइक्लिफ ने क्या किया, जो बाइबल थी, बाइबल दूसरी लैंग्वेजेस में थी, जैसे कि लैटिन लैंग्वेज में थी, जो कि कॉमन लोगों की अप्रोच तक नहीं थी, कॉमन लोगों की अप्रोच में नहीं थी, कॉमन पीपल आर नॉट एबल टू रीड लैटिन लैंग्वेज। सो इसीलिए वाइक्लिफ ने क्या किया, वाइक्लिफ स्टार्टेड टू ट्रांसलेट बाइबल इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। सो उससे भी क्या हुआ था, नई लैंग्वेज आई, नए नए लिटरेचर उस टाइम पे लिखा गया, बाइबल को ट्रांसलेट किया गया, ये उस टाइम की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। सो और क्या हुआ, इंग्लिश बिकेम लैंग्वेज ऑफ लॉ कोर्ट्स इन 1362। अब जब चौसर और बाकी के जितने भी राइटर्स थे उन्होंने इतने एफर्ट्स डाले, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में अपने वर्क्स लिखे, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस मिलनी शुरू हुई। इस एज में आकर जब इंग्लिश लैंग्वेज का बोलबाला शुरू हुआ तो इस सब को देखते हुए 1362 में क्या हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज को लॉ कोर्ट की लैंग्वेज बना दिया गया, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया, इंग्लिश लैंग्वेज को एक कानूनी लैंग्वेज बना दिया गया। सो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में क्या है हमारे पास कि पीरियड ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़। सबसे पहले ये जो चौसर एज है इसको किस तरह ग्रेट पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एंड लिटरेरी एक्टिविटी वाला पीरियड माना जाता है उस पर हम लाइट थ्रो करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल की, कि किस तरह ये जो पीरियड था वो पॉलिटिकली एक्टिव पीरियड था। सो पॉलिटिकली तो क्या हुआ था इस टाइम पे, 100 ईयर वॉर के टाइम पे जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में क्या था कि जब फ्रांस के जो राजा थे वो मर चुके थे, उनके जो आगे सन थे, सन की भी डेथ हो चुकी थी। तो अब क्या था, इंग्लैंड के जो उस टाइम पे राजा थे एडवर्ड III, वो फ्रांस के जो राजा थे उनकी बेटी के हस्बैंड थे। सो इनडायरेक्ट जब फ्रांस के जो राजा थे उनकी पूरी की पूरी फैमिली ही मर चुकी थी, तो अब जो एडवर्ड III थे जो कि इंग्लैंड के राजा थे, उन्होंने फ्रांस का जो थ्रोन था, फ्रेंच थ्रोन था, उसके लिए अपना क्लेम करना शुरू कर दिया। बट जो फ्रांस की नोबिलिटी थी उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया और एडवर्ड III की बजाय उन्होंने फिलिप IV, जो कि इंग्लैंड के प्रीवियस राजा थे, किंग थे, फिलिप IV के जो नेफ्यू थे उनको फ्रांस का किंग बना दिया। सो अब क्या हुआ, जो एडवर्ड III थे उनको लगता था कि फ्रांस का जो किंगडम है, फ्रांस का जो थ्रोन है वो मेरा होना चाहिए। सो इसीलिए एडवर्ड III ने भी अपनी तरफ से बैटल शुरू कर दी, अटैक करने शुरू कर दिए। सो उस टाइम पे जो भी वो उस टाइम पे पॉलिटिकली जितने भी प्लान्स बनाए गए, जो भी अटैक किए गए, उन सब चीज़ों के कारण जो चौसर एज है वो पॉलिटिकल तौर पर बहुत ही
एक्टिव मानी गई हैं। सो अगर हम सोशली बात करें, सोशली भी ये जो एज थी इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए, काफ़ी सारी टर्बुलेंस हमें देखने को मिली। ब्लैक डेथ के कारण कितना लोगों को सहन करना पड़ा, लोगों को बहुत ज़्यादा टॉलरेट करना पड़ा ब्लैक डेथ के कारण, क्योंकि हर जगह अनरेस्ट था, हर जगह टर्बुलेंस फैली हुई थी। उससे क्या हुआ था, लोग मर रहे थे, लोगों के पास रोज़गार नहीं था। सो जो अब जब आधी से आधी जनता ऑलमोस्ट मर चुकी थी, तो जो लेबर्स थे उनकी कमी पड़ना शुरू हो गई। जो सामंत थे उनको अपने खेतों में काम कराना था, उनको लेबर नहीं मिल रही थी। जो लेबर थी, प्रेजेंट लेबर थी, उन्होंने ज़्यादा पैसे की डिमांड करनी शुरू कर दी थी। सो ये हुआ। और जब पॉलिटिकल जितने भी इश्यूज चल रहे थे, जब उनके कारण ट्रेजरी में गिरावट आनी शुरू हो गई, इकोनॉमिकल जो इकोनॉमी थी उसमें गिरावट आनी शुरू हो गई, तो राजा ने क्या किया, लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ाने शुरू कर दिए। जब जो टैक्सेस थे, जब जो लोग थे वो भर रहे थे, बट जब उनका एक सेचुरेशन पॉइंट आ गया, जब उनके ऊपर थर्ड पोल टैक्स लगाया गया, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर पीपल टू पे दैट टैक्स। सो इसीलिए जो लोग थे उन्होंने क्या किया, रिबेल कर दिया, उन्होंने आंदोलन कर दिया राजा के खिलाफ। सो इसीलिए ये जो एज है इसको सोशली तौर पर भी बड़ी एक्टिव एज माना गया है। सोशली भी ये जो एज थी वो बहुत ही एक्टिव थी। सो अगर हम थर्ड बात करें रिलीजियस की, रिलीजियसली क्या इस एज में चेंजेस हमें देखने को मिले, अब वही फिर मैं ब्लैक डेथ की ही बात करूंगी। ब्लैक डेथ के कारण क्या हुआ था, कितने सारे पादरी थे जो मर चुके थे, उनके मरने के कारण अब जो अंडर क्वालिफाइड लोग थे, या फिर जो जिन लोगों को प्रॉपर रूप से ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी, उन लोगों को क्या किया था, प्रिस्ट की जो पोस्ट थी उसके ऊपर भर्ती कर दिया गया। अब लोगों को प्रॉपर नॉलेज तो थी नहीं, तो जिसके कारण क्या हुआ, लोगों का चर्च से विश्वास उठना शुरू हो गया था। सो वो सब रीज़न हुए। ऊपर से जो वाइक्लिफ थे, वाइक्लिफ ने लोलार्ड मूवमेंट शुरू कर दिया था। सो देर आर लोड्स ऑफ रीज़न। बिकॉज ऑफ दैट जो रिलीजियस तौर पर अगर देखा जाए तो ये एज बड़ी ही एक्टिव रही, बहुत सारे चेंजेस इस एज में देखने को मिले। और लिटरेरी एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो लिटरेरी फीचर्स जब है, एक तो लैंग्वेज चेंज हो गई, लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंसेस मिलने लगी। जो इस टाइम की सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो क्या थी, ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल। सो लिटरेरी तौर पर उसको हम काउंट करेंगे कि जो ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल थी वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा लाइक इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले कर रही थी। सो फोर्थ पॉइंट की तरफ मैं मूव करूँगी। फोर्थ पॉइंट में क्या है, वाइड सेपरेट प्रोटेस्ट एंड रिबेलियंस अगेंस्ट फ्यूडल इंस्टीट्यूशन एंड रॉयल अथॉरिटी। वाइड सेपरेट प्रोटेस्ट, अब प्रोटेस्ट का तो मैं कितनी बार एक्सप्लेन कर भी चुकी हूँ कि जो प्रोटेस्ट थे वो कैसे हुए, पीजेंट रिवोल्ट कैसे हुआ। प्रीवियस वीडियो में अगर आप जाकर देखोगे तो वहाँ से आपको ये पॉइंट तो एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम पे क्या था, जो किंग थे, किंग ने क्या किया, लोगों के ऊपर थर्ड पोल टैक्स अप्लाई कर दिया, इम्पोज कर दिया उन्होंने, किंग ने। सो थर्ड पोल टैक्स से क्या हुआ, थर्ड पोल टैक्स का मतलब क्या था कि 15 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वह 1 शिलिंग पे करेंगे राजा को एज अ टैक्स। सो अब एक फैमिली में अगर जितने भी लोग हैं उन लोगों को, हर एक इंडिविजुअल को 1-1 शिलिंग पे करना पड़ेगा। सो ये जो टैक्स था ये बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था लोगों के लिए, और पीपल आर नॉट एबल टू पे दैट टैक्स, सो दैट because of that the people had rebelled against royal authorities। लोगों ने रिबेल कर दिया, लोगों ने आंदोलन कर दिया रॉयल अथॉरिटीज़ के खिलाफ। सो यहाँ से ये आपको क्लियर हो गया होगा। और उसके एक और हम मान सकते हैं कि जब जो लेबर थी वो कम थी, और जो सामंत थे वो पैसे पहले जितने ही दे रहे थे, जब एक प्रॉपर लेबर थी उतने पैसे उनको दे रहे थे, तो उन्होंने भी वहाँ पर एक काइंड ऑफ रिबेल किया, उन्होंने ज़्यादा पैसों की डिमांड शुरू कर दी, ज़्यादा वेजेस मांगने शुरू कर दिए। सो इस तरह के काफ़ी सारे छोटे छोटे और प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेंगे इस एज में। अब हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट की तरफ अगर हम मूव करें, सो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इस टाइम के क्या थे। इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड की तरफ अगर हम जाते हैं
जो कि हमारा 5th पॉइंट है। इसमें क्या था कि चौसर की एज में जो आपको इकोनॉमिक अपहीवल बड़े देखने को मिलेंगे। इसमें कंटिन्यूस इकोनॉमिक अपहीवल थे, मतलब कि काया पलट होती गई उसमें इकोनॉमी में। कभी उसमें गिरावट आ रही थी, ऑलमोस्ट गिरावट ही आती गई थी। वैसे तो कोई ऐसे आपको उसमें जो इकोनॉमी थी उस टाइम के, उसमें आपको राइज तो किसी तरह का नहीं मिलेगा, ज़्यादातर उसमें गिरावट ही आ रही थी। तो उसके मेन कारण क्या थे, जैसे कि ब्लैक प्लेग हो गया था। ब्लैक प्लेग के कारण किस तरह जो इकोनॉमी थी वो उस पर असर पड़ रहा था, तो वो सब मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। जो ब्लैक प्लेग थी, ब्लैक प्लेग के कारण जो पॉपुलेशन थी वो रिड्यूस होना शुरू हो गई थी, तो इसीलिए जो इकोनॉमी थी उसका भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। उसके बाद जो 100 ईयर वॉर हुआ था, 100 ईयर वॉर ने भी जो नेशनल ट्रेजरी थी, नेशनल ट्रेजरी को खाली करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। युद्ध के ऊपर उस टाइम पे जो वॉर था, वॉर के ऊपर कितने सारे पैसे खर्च किए जा रहे थे, उन सब ने भी जो नेशनल ट्रेजरी थी उसको खाली करने में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था। उसके बड़े ही एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिले थे इकोनॉमी के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, जब 14th सेंचुरी तक हम आए, 14th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो टाउन्स थे, टाउन्स ने कॉमर्शियल सेंटर की तरह फंक्शन करना शुरू कर दिया था। मतलब कि जो टाउन्स थे उनको कॉमर्शियल सेंटर, उनको व्यापारिक सेंटर बनाना शुरू कर दिया। उस टाइम पे क्या हुआ, जो मर्चेंट क्लास था, मर्चेंट क्लास का राइज आपको देखने को मिलेगा। उस टाइम पे जो ट्रेड गिल्ड्स थे उनकी फॉर्मेशन की गई। मतलब कि दो क्लासेस उभर कर सामने आई, एक तो मर्चेंट क्लास, दूसरी गिल्ड क्लास। जो गिल्ड क्लास थी, गिल्ड्स का जो मेन काम था वो क्या होता था, वो जितनी भी रिक्रूटमेंट्स, सपोज करो अब एक मार्केट है ना, जहाँ पे कॉमर्शियल मार्केट है, वहाँ पर काम करने के लिए वर्किंग क्लास की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो गिल्ड्स थे वो क्या करते थे कि किस जगह पे कितने लोगों की रिक्रूटमेंट करनी है, कितने जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, वो उन सब का आदेश देते थे। जो लोग जो वहाँ पर काम करने वाले लोग थे उनको जो ट्रेनिंग देनी होती थी, उनको उनकी ट्रेनिंग को गिल्ड्स लोग थे जो वो कंट्रोल करते थे। और उनका क्या काम था, वो देखते थे कि वो जो काम कर रहे हैं वो सही, उसकी क्वालिटी सही है, या फिर उनको कितने पैसे दिए जाने चाहिए, ये सब कुछ था। ये गिल्ड्स क्लास थी, जो नई ये क्लास फॉर्मेट की गई थी, गिल्ड्स आए थे, शिल्प संघ बनाया गया था, ये सब उनके द्वारा अपनी निगरानी में कराया जाता था ये सब काम। जब सारा कुछ ही गिल्ड्स के हाथों में आ गया, सब कुछ उनको ही करना है, उनको ही देखना है, एक ऐसा टाइम आया जो गिल्ड्स थे वो इंग्लैंड के टाउन्स में, इंग्लैंड में जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लगे थे। मतलब क्या हुआ कि एक टाइम पे आकर जो गिल्ड्स थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल क्लास बन गई थी। अब हम बात करें वूल इंडस्ट्री की। जो वूल इंडस्ट्री थी वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर इस टाइम में बन गया था। पहले जो वूल इंडस्ट्री थी वो जैसे टाउन्स में थी, अब टाउन से वूल इंडस्ट्री को धीरे धीरे रूरल एरियाज़ में शिफ्ट किया गया। रूरल एरियाज़ में शिफ्ट करने का कारण क्या था, क्योंकि रूरल एरियाज़ में जो रॉ मटेरियल था वो ईजिली अवेलेबल हो जाता था। इसीलिए रूरल एरियाज़ में काफ़ी बड़े स्तर पर जो कपड़े थे, कपड़े का निर्माण किया गया। जो टाउन ऑफ बाथ है, टाउन ऑफ बाथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो वूल इंडस्ट्री थी ये टाउन ऑफ बाथ में ही स्थापित की गई थी। जो टाउन ऑफ बाथ है वो कहाँ से, मतलब कि जो चौसर ने जो कैंटरबरी टेल में लिखी थी, कैंटरबरी टेल में भी टाउन ऑफ बाथ का वर्णन किया गया है। जो वाइफ ऑफ बाथ थी, वाइफ ऑफ बाथ का मतलब क्या है कि जो बाथ सिटी थी, बाथ टाउन था, वहाँ से जो बिलोंग करती थी। अब वाइफ ऑफ बाथ थी जो, वो बाथ से तो बिलोंग करती थी, टाउन ऑफ बाथ से तो बिलोंग करती थी, उसको और वहाँ पर क्यों बताया गया था, क्योंकि जो वाइफ ऑफ बाथ थी वो वीवर थी,
वीवर ऑफ क्लोथ्स थी। अब वीवर ऑफ क्लोथ्स थी मतलब कि एक तो वो वाइफ ऑफ बाथ मतलब कि बाथ सिटी से बिलोंग करती थी, दूसरी वो वीवर थी। तो इन सब में जो चौसर हैं वो इनडायरेक्टली क्या बताना चाह रहे हैं कि किस तरह जो बाथ थी वहाँ पर वूल इंडस्ट्री थी वो बहुत ही बड़ी थी। बाथ टाउन था जो, वहाँ पर वूल इंडस्ट्री का काम बहुत ज़्यादा प्रचलित था उस टाइम पे। इस तरह ऑलमोस्ट मतलब कि अगर हम कंक्लूजन में मैं आपको बताऊं, कंक्लूड करके बताऊं, तो इस टाइम पे जो लोग थे वो इकोनॉमी के, वो पैसे के पीछे भागना उन्होंने शुरू कर दिया था। उन्होंने किस तरह से मतलब कि अब ये नहीं था उनका कि हाँ ठीक है हमारा गुजारा हो रहा है तो दैट इज़ इनफ। अब उन्होंने, उनका जो माइंड था वो मनी माइंडेड होना शुरू हो गया था, मनी ओरिएंटेड लोग वो हो चुके थे। जो वाइफ ऑफ बाथ थी वो भी आपने देखा होगा, डिज़ायर फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, वो भी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए डिज़ायर रखती है, क्योंकि जो चौसर की कैंटरबरी टेल है वो उन्होंने अपनी जो सोसाइटी थी उसके ऊपर ही बेस्ड लिखी है। आसपास की सोसाइटी में जो लोग करते थे, जो वो देखते थे, वो उसका ही उन्होंने एक काइंड ऑफ चित्रण किया है। इसी तरह जो वाइफ ऑफ बाथ थी वो भी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए डिज़ायर रखती थी, क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि किस तरह लोग जो थे वो इकोनॉमी के पीछे उन्होंने भागना शुरू कर दिया था। दूसरा ये तो हुई हमारी एज ऑफ चौसर का इकोनॉमिक बैकग्राउंड की किस तरह वहाँ पर जो ट्रेड थी और जो कॉमर्स थी उसकी ग्रोथ हुई, जो कि हमारा 7th पॉइंट है। 7th पॉइंट में मैंने लिखा है कि ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स यही इकोनॉमिक बैकग्राउंड में मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि किस तरह जो कॉमर्शियल टाउन्स थे उनको स्थापित किया गया था। कॉमर्शियल टाउन में किस तरह वहाँ पर वूल इंडस्ट्री लगाई गई थी, और किस तरह लोग गिल्ड्स जो क्लास थी, गिल्ड क्लास का फॉर्मेशन हुई थी, किस तरह उन्होंने हर एक काम को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया था, और बाय द टाइम किस तरह जो गिल्ड क्लास थी वो एक पावरफुल क्लास बनकर सामने आई थी। तो ये हमारा हुआ इकोनॉमिकल बैकग्राउंड। अब मैं बात करूंगी रिलीजियस बैकग्राउंड की। रिलीजियस बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, द ऑफिस ऑफ द पोप वॉज एक्सट्रीमली पावरफुल इन दिस टाइम। जो पोप का ऑफिस था उसका वो बहुत ही पावरफुल था। पोप के पास इस टाइम पे ऑलमोस्ट सभी पावर्स थी। वो सोशल और कल्चरल फोर्स था एक तरह का उस टाइम का। जो पेपसी थी, पेपसी क्या था, पोप का जो डिजिग्नेशन थी, पोप की जो पद था उसको पेपसी बोला जाता था। पेपसी के पास बिशप को अपॉइंट करने की पावर थी। चर्च में जो बिशप्स थे उनको कौन अपॉइंट करता था, पेपसी अपॉइंट करती थी। इस टाइम पे क्या हुआ कि जो लोग थे उस टाइम के, अगर उनको गॉड से कम्युनिकेट करना होता था तो गॉड से कम्युनिकेट करने के लिए उनको प्रीस्ट की मदद की ज़रूरत होती थी, प्रीस्ट का सहारा लेना पड़ता था। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो लोग थे वो अगर कोई भी लोग कन्फेशन करना चाहते थे तो उनको प्रीस्ट की हेल्प लेनी पड़ती थी। और जब वो कन्फेशन करते थे, कन्फेशन करने के लिए जो प्रीस्ट थे वो उनसे अलग से पैसे लिया करते थे। वो उनसे पैसे लेकर उनका कन्फेशन सुनते थे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि अगर आप प्रीस्ट के पास जाकर कन्फेशन करोगे तो आपके जो पाप हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए लोग पैसे देकर कन्फेशन करते थे प्रीस्ट के पास। उसके अलावा क्या हुआ, इस तरह यहाँ से पता लगता है कि किस तरह जो चर्च थे, जो प्रीस्ट थे, वो बहुत ही पावरफुल स्टेट में थे उस टाइम पे। धीरे धीरे क्या हुआ, जब ब्लैक डेथ आई, ब्लैक डेथ ने जो चर्च था उसको पूरी तरह से डिसऑर्गेनाइज्ड कर दिया था। डिसऑर्गेनाइज्ड कैसे हुआ था, जो काफ़ी सारे पादरी थे, काफ़ी सारे प्रीस्ट थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। अब उनकी जगह पर कुछ ऐसे प्रीस्ट आ गए थे जिनको ना तो प्रॉपर नॉलेज थी, जो अंडर क्वालिफाइड थे, जिनको प्रॉपर रूप से ट्रेनिंग भी नहीं मिली थी। तो ऐसे लोगों को जब प्रीस्ट रखा गया, उनको वो लोगों के मतलब कि लोगों का जो विश्वास था फिर उन लोगों से धीरे धीरे उठना शुरू हो गया था। जो अच्छे वाले प्रीस्ट थे उन्होंने क्या किया उस टाइम पे, जो अच्छे प्रीस्ट थे उन्होंने टाउन्स में जाकर, क्योंकि अब ब्लैक डेथ थी, ब्लैक डेथ के कारण क्या हुआ था, चर्च में लोग आकर, लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि लोग चर्च में आए और अपना जो कन्फेशन है वो प्रीस्ट के पास करें। इसीलिए जो प्रीस्ट थे उन्होंने क्या किया, टाउन्स में जाकर, घर घर जाकर जो स्टिपेंडरी वर्क थे वो लेने शुरू कर दिए। स्टिपेंडरी वर्क का मतलब क्या है, वेतनिक कार्य, मतलब कि
ऐसे काम करने शुरू कर दिए जिनके कारण लोग उनको पे करें। पहले तो लोग चर्च में आते थे, बट अब जो प्रीस्ट थे उन्होंने टाउन टू टाउन जाकर लोगों से काम लेना शुरू कर दिया, लोगों के कन्फेशन कराने शुरू कर दिए। सो उससे क्या हुआ था, जो कि अनबेनिफिशियल क्लर्जी थे उन्होंने क्या किया, ज़्यादा पैसों की डिमांड करनी शुरू कर दी। जो अच्छे वाले पादरी थे वो टाउन टू टाउन घूमने लगे, और जो अनबेनिफिशियड क्लर्जी थे उन्होंने क्या किया, अपनी उस पोजीशन के लिए उन्होंने ज़्यादा पैसे मांगने शुरू कर दिए। बिकॉज पहले तो लोग उनके पास आ जाते थे, एक्स्ट्रा इनकम होती थी, बट अब उनके पास जो इनकम भी नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने पोप से ही ज़्यादा वेतन की डिमांड करनी शुरू कर दी थी। सो उसके बाद क्या हुआ, इस टाइम पे आकर, चौसर के टाइम में आकर, इसी तरह से धीरे धीरे जो चर्च थी, चर्च की जो स्थिति थी वो कमज़ोर होनी शुरू हो गई थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था हिस्ट्री में कि जो लोग थे, लोगों ने चर्च के प्रति असंतोष दिखाना शुरू कर दिया था, अपना डिसकंटेंट दिखाना शुरू कर दिया था। लोग चर्च से निराश होना शुरू हो चुके थे। और लोगों ने चर्च था, जो चर्च के प्रिविलेजेस थे, चर्च के जो विशेष अधिकार थे, उनके ऊपर भी क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया था। और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया था, जो क्लर्जी हैं, क्लर्जी के पास जो इतना बड़ा अमाउंट है, पैसे का इतना सारा अमाउंट है, वो कहाँ से आया। इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए थे। जब इन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन उठने शुरू हुए, उसके बाद ही वाइक्लिफ थे, जो वाइक्लिफ चर्च के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन चुके थे। उस टाइम में सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे चर्च के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोलार्ड मूवमेंट को शुरू कर दिया। लोलार्ड मूवमेंट में क्या हुआ था, बेसिकली यही जो चर्च था, चर्च के प्रिविलेजेस के ऊपर क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए थे। जो लोग थे पहले वो प्रिस्ट पर अंधविश्वास करते थे, अब जो ये वाइक्लिफ थे, वाइक्लिफ ने क्या किया, लोगों के ज़रूरतों को देखते हुए उनको महसूस हुआ कि अब जाकर जो लोग हैं उनमें वो अंधविश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो बाइबल है, बाइबल से उनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। जो भी उनको जो प्रीस्ट हैं वो पढ़कर सुनाते हैं, जो भी बिशप उनको बताते हैं, वो उसी चीज़ पर विश्वास करते हैं। सो इसीलिए जो वाइक्लिफ थे, वाइक्लिफ ने जो बाइबल थी उसको ट्रांसलेट करने का इनिशिएटिव लिया, इंग्लिश लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करने का इनिशिएटिव लिया, सो दैट पीपल कैन ईजिली रीड द बाइबल और ईजिली अंडरस्टैंड द बाइबल। सो इसीलिए वाइक्लिफ ने ये कदम उठाया, और धीरे धीरे चर्च की जो पावर थी वो डिक्लाइन, उनमें वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। तो ये उस टाइम का रिलीजियस बैकग्राउंड था, ये चेंजेस हुए थे। किस तरह यहाँ से पता लगता है कि किस तरह स्टार्टिंग में जो चर्च सबसे ज़्यादा पावरफुल था, चौसर के एज के एंड तक किस तरह उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो गया था, डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। लोगों ने चर्च के ऊपर क्वेश्चंस उठाने शुरू कर दिए थे। ये आपका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसमें जो ऑलमोस्ट पॉइंट है वो मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिटरेरी ट्रेंड्स की बात कर, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें हम लिटरेरी ट्रेंड्स की बात करेंगे, या फिर हम चौसर को डिस्कस करेंगे। जो चौसर है, चौसर की एज को डिस्कस करेंगे, चौसर के जो वर्क्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो गाइज, आज की वीडियो में बस मैं आपको इतना ही कराऊंगी। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।